हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्लास 11th की अकाउंट्स स्टार्ट की थी। मैंने आप लोगों को अकाउंट्स के कुछ बेसिक टर्म से फेमिलियर करवाया था। आइए आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्लास 11th की अकाउंट्स में शुरू के कुछ चैप्टर्स जो हैं वो प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं। तो हम एक काम करेंगे, प्रैक्टिकल चैप्टर उठाते हैं और साथ में हम लोग थ्योरी भी करते रहेंगे, जिससे आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा और आपको थ्योरी समझ में भी आएगी जब आप प्रैक्टिकल चैप्टर्स पर चलोगे। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, अकाउंटिंग हेड्स जितने भी होते हैं अकाउंट्स में, आप कोई भी चीज़ बोलो, वो सारी चीज़ें हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे इसको मॉडर्न अप्रोच कहा जाता है, हम लोग इसको मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं, और एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, वो थ्योरेटिकल बातें हैं। अभी हम लोग पहले चलते हैं, अकाउंट्स कितने पार्ट में डिवाइड की जाती है? 5 पार्ट में। असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू या एक्सपेंस। आप कोई भी चीज़ अकाउंट्स में बोलो, कोई भी अकाउंटिंग हेड का आप नाम लो, वो इन पांचों में कहीं ना कहीं फॉल करेगा। ओनर ने जो पैसे लगाए वो कैपिटल आ जाएगा। आपने बैंक से लोन लिया, लाइबिलिटी आ जाए। फ्रेंड से लोन लिया, लाइबिलिटी में आ गया। आपने फर्नीचर लिया, फर्नीचर असेट है। मशीन ली, असेट है। बिल्डिंग ली, असेट है। आपको खर्चे हुए, सैलरी पे करी, बिजली का बिल पे करा, टेलीफोन का बिल पे करा, वो सब एक्सपेंस में आएगा। आप जितना भी कमा रहे हो वो रेवेन्यू, सेल वगैरह जो करी, या कोई और अदर इनकम है आपकी। अदर इनकम जैसे इंटरेस्ट रिसीव हुआ बैंक से, अगर बैंक में पैसे पड़े हैं तो उससे इंटरेस्ट रिसीव होगा ना, तो वो रेवेन्यू में आएगा। तो असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, इन पांचों आप ये याद रखना कि अकाउंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स: असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, हम लोगों ने ये लास्ट क्लास में ही प्रूफ करके देखा था कि असेट इज ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक लॉजिक है कि भाई लाइबिलिटी जो आपने बाहर से पैसा अरेंज किया, कैपिटल मतलब जो आपने अपना पैसा लगाया, दोनों मिलाकर असेट खरीदी जाती हैं। तो असेट इज ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। यही अकाउंटिंग इक्वेशन है। चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये इक्वेशन जो है क्या है? असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। बट अब आप ऊपर देखो, हमने तो कहा अकाउंट्स 5 पार्ट में डिवाइडेड है, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन में तो केवल असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल है। तो बचा क्या? रेवेन्यू और एक्सपेंस। अब आगे इसकी बात कर लेते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट, प्रॉफिट कैसे निकलेगा? हमने साल भर में कितना कमाया, एक्चुअल में वो कैसे निकलेगा? जितने भी हमारे रेवेन्यू हुए उसमें से खर्चे माइनस कर दो। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके क्या आता है? प्रॉफिट। समझ में आई बात? रेवेन्यू में क्या क्या आ गया, जैसे जितनी भी इनकम हम कर रहे हैं, सेल कर रही है, या ठीक है अदर इनकम जिसमें हम इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इवन क्या होता है कि आपके पुराने न्यूज़पेपर पढ़े उसको आपने बेच दिया, स्क्रैप सेल करी, ये सारी चीज़ें किस में आएगी? अदर इनकम। मतलब टोटल रेवेन्यू जो भी आपको मिला माइनस जो भी आपके खर्चे हुए वो माइनस कर दो, प्रॉफिट निकल के आ गया साल का। आई बात समझ में? तो प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रॉफिट किसका है? ओनर का। इसी के लिए तो उसने बिजनेस किया था जिससे कि प्रॉफिट कमा पाए। लेकिन प्रॉफिट कभी भी ओनर, ये याद रखना आप लोग, प्रॉफिट कभी भी ओनर पूरा का पूरा साल के एंड में घर नहीं लेके जाता। आपके भी अगर घर में कोई बिजनेसमैन होगा, फादर या और कोई, तो आप वहां देखोगे कि ऐसा नहीं होता कि जितना उन्होंने प्रॉफिट कमाया बस एक बार साल के एंड में वो पैसे लेके आएंगे और फिर पूरे साल खर्चा जो होगा उस प्रॉफिट से निकालेंगे। नहीं, प्रॉफिट हमेशा बिजनेस में ही री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अगर घर चलाने के लिए पैसा चाहिए तो उसके लिए मैंने पिछली क्लास में एक टर्म समझाई थी, वो टर्म का नाम था ड्राइंग्स। तो अगर पर्सनल पर्पस के लिए कुछ निकालना है तो ड्राइंग्स करते रहो। प्रॉफिट जो साल के एंड में हो रहा है उसको मत निकालो, उसको बिजनेस में वापस डाल दो। क्यों डाल दो? क्योंकि पैसे से पैसा बनता है, ये कहावत आपने सुनी होगी। जितना ज़्यादा पैसा बिजनेस में रहेगा उतना ज़्यादा बिजनेस ग्रो करेगा। भाई अगर प्रॉफिट 1 करोड़ का हुआ है बट घर पे आपको केवल 10 लाख की ज़रूरत है, तो पूरा 1 करोड़ क्यों घर लेके जाओगे? 10 लाख की ड्राइंग्स करोगे, बाकी बचा हुआ सारा जो भी प्रॉफिट है वो बिजनेस में रहेगा इन्वेस्टेड। तो प्रॉफिट जो होगा वो किससे बिलोंग करता है? ओनर से। तो हम क्या करेंगे? उसकी कैपिटल में ऐड कर देंगे। वो घर नहीं लेके जाएगा, किस में ऐड कर देंगे? कैपिटल में। तो कैपिटल में हम क्या करते हैं? प्रॉफिट को ऐड करते हैं। अब आप लोगों ने 10th तक मैथ्स पढ़ी है तो आपको मालूम है, अगर मैंने कैपिटल में प्रॉफिट ऐड किया तो प्रॉफिट का अभी ऊपर फॉर्मूला पड़ा था रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस?
प्रॉफिट को रिप्लेस कर दिया किससे, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो अगर हम कैपिटल में सारे रेवेन्यू ऐड करें और एक्सपेंसेस माइनस करें तो भी बात वही है, तो भी अल्टीमेटली प्रॉफिट ही ऐड हो रहा है कैपिटल में, है ना। कैपिटल में डायरेक्टली प्रॉफिट ऐड कर लो या रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस कर लो, तब भी प्रॉफिट ऐड हो रहा है कैपिटल में। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होगी अभी तक अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर की। अब देखिए हमारे को करना क्या है इस चैप्टर में। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको कहा, इस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। हमारे को ये प्रूव करना है कोई भी बिजनेस एक्टिविटी हो जाए, असेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, बिजनेस में हम कितनी भी एक्टिविटीज़ करें, हमारी जो इक्वेशन है असेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हमेशा ट्रू रहेगी। ये हम लोग यहाँ पर प्रूव कर कर दिखाएंगे अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज से। ठीक है, समझ में आई बात। अब नेक्स्ट चीज़ क्या समझने की है, देखिए बुक के बाहर ही लिखा हुआ है डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री सिस्टम अकाउंट्स में फॉलो होता है। ये डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है डेबिट एंड क्रेडिट विल ऑलवेज बी इक्वल। अभी आप आगे चलकर पढ़ोगे डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं। ठीक है, मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए डबल एंट्री सिस्टम मतलब अभी आप फिलहाल के लिए क्या समझोगे, कोई भी आप लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी है, उसका डबल इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। जैसे अगर एक एग्जांपल है कि कोई चीज़ आ रही है तो कुछ जा भी रही होगी। आपने फर्नीचर परचेज करा तो आपके पास से कैश गया, फर्नीचर आया। आपने गुड्स सेल करे, गुड्स गए मतलब स्टॉक गया आपके पास से, कैश आ गया। तो कुछ आ रहा है और कुछ जा भी रहा है। ठीक है, तो हर चीज़ का डबल इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको डबल एंट्री सिस्टम पूरा ढंग से समझाता हूँ। तो आइए अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन कर देखते हैं। प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। इन ट्रांजेक्शन्स की आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। पहले हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स दे रखी होंगी वो आपको यहाँ पर पर्टिकुलर्स में एक एक करके लिखनी होगी। फिर असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये इक्वेशन आपको लिखनी होगी। इसके नीचे एक कॉलम और बनाना होगा। यहाँ पर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन सी एसेट है, वो कौन सी लाइबिलिटी है। अब कैपिटल तो एक ही होती है, तो कैपिटल में तो यहाँ पर कुछ आएगा नहीं नीचे, लेकिन असेट का क्या नेचर है वो लिखेंगे, लाइबिलिटी का क्या नेचर है वो लिखेंगे। ठीक है, कैपिटल तो एक ही बंदे की होगी। 12th में पढ़ोगे आप पार्टनरशिप, तो उसमें कैपिटल 2-3 लोगों की होगी, वहाँ नाम आएंगे, अभी नहीं। पहला पॉइंट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 1 लाख। 1 लाख रुपए के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। किसने स्टार्ट किया, ओनर ने। ओनर जो पैसे लेके आता है फर्म में वो क्या कहलाता है, कैपिटल। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो 1 लाख रुपए जो ओनर ने लगाए, मतलब कैपिटल लगाई 1 लाख रुपए की। अच्छा, कैपिटल किस रूप में लेके आया, वो कैश लेके आया। कैश बढ़ गया फर्म में। कैश क्या होता है, असेट होता है। तो असेट किस नेचर का है, कैश। तो कैश बढ़ा दीजिए कितने रुपए से, 1 लाख रुपए से। ये आपकी ठीक है पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये पहली ट्रांजैक्शन कर ली हमने। एक मिनट में यहाँ पर ये हटा दूँ। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट देखिए, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम इन कैश रुपीज़ 40,000। 40,000 के गुड्स खरीदे हमने राम से, ठीक है, कैश में। अब ध्यान से आराम से सोचो। देखिए अभी एक आध क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, उसके बाद तो आप इतने फ्रीक्वेंट हो जाओ कि इतने इजीली आपको समझ में आ जाएगा। आप क्वेश्चन पढ़ोगे बाद में, पहले बता दोगे कहाँ कहाँ जाएगा। राम से गुड्स परचेज करे 40,000 के, तो 40,000 रुपये आपके पास से कैश जा रहा है और क्या आ रहा है, स्टॉक आ रहा है। तो स्टॉक लिख लो या गुड्स लिख लो, कुछ भी। स्टॉक कितने का बढ़ा फर्म में, 40,000 का। क्या कम हो गया, कैश कम हो गया। ठीक है, सॉरी इसमें प्लस करके लिखना पड़ेगा मुझे, -40,000, अब बीच में प्लस आ जाएगा ना। ठीक है, कैश कम हो गया और स्टॉक बढ़ गया। अब लिखेंगे हम न्यू इक्वेशन। हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको न्यू इक्वेशन लिखनी होगी, क्योंकि इक्वेशन बदल गई ना। असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल तो है, लेकिन फिगर्स तो बदल गई, तो वो आपको लिखनी होगी। फर्स्ट पॉइंट के बाद नहीं लिखनी, क्योंकि फर्स्ट तो खुद ही न्यू थी। सेकंड के बाद हमेशा हम न्यू इक्वेशन लिखेंगे। तो अंडरलाइन करेंगे, फिर न्यू इक्वेशन बनाएंगे। 1 लाख माइनस 40 कितना हो गया, कैश 60,000 प्लस स्टॉक कितना है 40,000 इक्वल टू लाइबिलिटी अभी कितनी आई, अभी तक तो फिलहाल 0 है, प्लस 1 लाख। समझ में आई दो ट्रांजेक्शन्स। आगे बढ़ते हैं। थर्ड, गुड्स वर्थ ₹20,000 सोल्ड एट ₹25,000। 20,000 के गुड्स 25,000 में बेचे। ध्यान से समझो, गुड्स कितने के गए, आराम से उसको डिवाइड कर लो, अलग अलग पार्ट में समझो। पहले गुड्स गए कितने के,
20,000 के, लेकिन बदले में कैश कितना आया 25,000। तो एक तो कैश बढ़ गया हमारा कितने से 25,000 से, लेकिन स्टॉक कितने का गया 20,000 का। तो 5,000 क्या हुआ हमें प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट किसका होता है ओनर का, ओनर का प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड कर दीजिए। क्लियर हुआ। अब बनाइए न्यू इक्वेशन। तो क्या न्यू इक्वेशन में फिर से शुरू करें 1,00,000 रुपए से, नहीं ऐसा नहीं। पिछली न्यू इक्वेशन देख लो, पिछली न्यू इक्वेशन 60,000 थी, उसमें 25,000 रुपये और बढ़ गए, तो अब कितने के हो गए 85,000 प्लस 40 में 20 कम हो गए 20,000 इक्वल टू 0 प्लस 1,05,000। क्लियर हुआ। फोर्थ पॉइंट है रेंट पेड ₹5,000, 5,000 रुपये का रेंट पे करा। देखिए क्या है, कुछ ट्रांजेक्शन में आप पहले ना ये देख लिया करो कैश की इन्वॉल्वमेंट है क्या, पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। अगर इतना ही समझ में आ गया तो आधा तो सॉल्व हो गया। अब जैसे इसमें रेंट पे करा 5,000 रुपये, एक पॉइंट तो मुझे समझ में आ गया, पैसा जा रहा है, कितने रुपए जा रहे हैं 5,000 रुपये, तो कैश में से तो 5,000 माइनस होने ही होने हैं, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। पेमेंट करी, पैसा गया, लेकिन किस चीज़ की पेमेंट करी रेंट की। रेंट का नेचर क्या है, अकाउंट्स हमारी 5 पार्ट में डिवाइडेड है, एसेट लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंस। इसका नेचर क्या है, खर्चा ही एक रेंट एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो क्या होगा कैपिटल में से माइनस होगा, अभी बताया था ना। तो कैपिटल में से माइनस होगा तो कर दीजिए 5,000 रुपये माइनस कर दिए। न्यू इक्वेशन बनाइए। पुरानी न्यू इक्वेशन में 85,000 था माइनस 5,000, तो न्यू इक्वेशन में कैश कितना हो गया 80,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 0 प्लस ये कितना हो गया 1,00,000। फिफ्थ पॉइंट, कमीशन रिसीव हुई 10,000 रुपए की। अब रिसीव हुई, पैसा आया, तो ये तो पता चल रहा है 10,000 रुपये तो कैश में ऐड होने ही है। मैंने कहा ना आधा तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, पैसे आए हैं तो प्लस कर दो, पैसे गए हैं तो माइनस कर दो, आधा तो खत्म हो गया। अब किस चीज की क्या मिला है आपको 10,000 रुपये क्यों आए, कमीशन मिली है। कमीशन क्या है आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ते हैं तो कैपिटल में ऐड होंगे, 10,000 रुपये ऐड कर दीजिए। न्यू इक्वेशन बनाइए। 80 में 10 और ऐड करें तो 90,000 प्लस 20 इक्वल टू 0 प्लस 1,10,000। क्लियर हुआ। 6th पॉइंट देखते हैं। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू सोहन। सोहन को हमने 10,000 रुपए के गुड्स बेचे, बट ये कैश में बेचे या क्रेडिट में बेचे, कुछ बता रखा है क्या क्वेश्चन में? नहीं, क्वेश्चन में तो नहीं बता रखा, तो हम क्या माने कैश में बेचे या क्रेडिट में बेचे। देखिए इसके लिए क्या रूल है, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो और अगर नाम दे रखा हो जिसको बेचे या जिससे खरीदे तब हम क्रेडिट मानेंगे, और अगर नाम नहीं दे रखा हो तब हम कैश मानेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि नाम हम उसी केस में पूछते हैं जब कोई उधारी होती है। आप अगर दुकान खोल के बैठे हो, पूरे दिन में न जाने कितने कस्टमर आते होंगे, क्या आप सबके नाम पूछते हो आपका नाम क्या है? वो कहेगा तुम्हें क्या मतलब, तुम सामान दो। लेकिन हम नाम किसका पूछ सकते हैं, पूछेंगे उसी का, या फिर आपको उसका पहले से पता होना चाहिए। अच्छा भाई ये उस फ्लैट में रहता है, उस सोसाइटी में रहता है, तो ये बंदा पैसे लेके जा रहा है, उसका फिर रिकॉर्ड भी करना होगा ना कि हमने इस बंदे को इतने का और सामान दिया, उससे पैसे लेने हैं हमारे को या उसको पैसे देने हैं हमारे को, दोनों ही केस में। तो सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू सोहन, कैश होगा या क्रेडिट होगा? क्वेश्चन साइलेंट है और नाम दे रखा है सोहन, तो ये क्या होगा क्रेडिट में बेचे, उधार पर बेचे। उधार पर किसी को गुड्स बेचे वो बंदा हमारा बन जाता है डेटर। डेटर एक असेट होता है। असेट क्या है देखिए, असेट रिसोर्सेज है, ऐसे संसाधन जिससे आगे चलकर आपको फायदा मिलना है, बेनिफिट है हमारे लिए। ठीक है, हम फर्नीचर क्यों रखते हैं, हमें लगता है हमारा फायदा है। हम डेटर्स क्यों रख रहे हैं हमारी फर्म में, हमें पता है उससे पैसा आएगा आगे चलकर। ठीक है, हमें बिजनेस करना है तो उधारी पर देना पड़ता है लोगों को, मजबूरी है। तो 10,000 रुपए के गुड्स बेचे सोहन को, एक तो ये पता है 10,000 रुपए के गुड्स चले गए आपके पास से, और क्या आ गया डेटर क्रिएट हो गया, नया एसेट कितने का 10,000 रुपए का। ठीक है, अब न्यू इक्वेशन बनाइए। पुरानी न्यू इक्वेशन से देख के 90,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 0 प्लस 1,10,000। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। 7th पॉइंट,
डिपॉजिटेड ₹15,000 इन बैंक, बैंक अकाउंट में 15,000 रुपये जमा करवाए। क्या जमा करवाया? कैश। तो कैश कम हो गया 15,000 रुपये। क्या बढ़ गया? बैंक का बैलेंस बढ़ गया। तो बैंक भी एक असेट ही है, ठीक है, ये भी एक रिसोर्स है हमारा। तो बैंक का बैलेंस आप बढ़ा लीजिए, कितने से? 15,000 रुपये से, और कैश का बैलेंस कम कर लीजिए 15,000 रुपये, ठीक है। अब न्यू इक्वेशन में आते हैं। 90 में 15 गए, 75,000 कैश बच गया, प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 इक्वल टू 0 प्लस 1,10,000, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सोहन क्लियर हिज ड्यूज। सोहन ने अपने ड्यूज जो थे वो क्लियर कर दिए। मतलब आपने सोहन को सामान बेचा था 6 पॉइंट में 10,000 रुपये का, और उसने अपने ड्यूज जो भी उसको देना था, लेन देन थी, वो खत्म कर दी। मतलब पैसे दे दिए 10,000 रुपये, कहने का मतलब यही हुआ। तो सोहन ने 10,000 रुपये दे दिए। एक तो आपके पास कैश आ रहा है 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये कैश बढ़ जाएगा। अब सोहन हमारा एक डेटर क्रिएटेड था, बुक्स में से उसका नाम हटा लो क्योंकि वो पैसे दे गया, नाम काट देंगे ना उसका। तो 10,000 रुपये इसमें से हमने माइनस कर दिए। यही था ना डेटर? हाँ, समझ में आई बात? आइए न्यू इक्वेशन पर लिखते हैं। 75 में 10 और ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 85 प्लस 10,000 प्लस 0 प्लस 15,000 इक्वल टू 0 प्लस 1,10,000, ठीक है। 9th पॉइंट में चलते हैं। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम वर्मा ₹30,000 रुपये। 30,000 रुपये के गुड्स परचेज करे हमने वर्मा से। फिर वही बात, कैश में या क्रेडिट में नहीं बता रखा। देखिए अगर नाम दे रखा हो बट ये बता रखा हो कैश है या क्रेडिट है, तब आप अपना दिमाग नहीं लगाना। जैसे इसमें देखो, सेकंड पॉइंट में था परचेज गुड्स फ्रॉम राम इन कैश। कैश लिखा था ना, तो फिर हमने कैश में ही करा। ये मत सोचना यहाँ तो राम दे रखा है, ये सब तब देखना है जब क्वेश्चन साइलेंट हो, ठीक है। अब 9th पॉइंट में साइलेंट है, कैश या क्रेडिट नहीं बताया, तो हमें क्या देखना है? अच्छा नाम दे रखा है वर्मा से खरीदे वर्मा से, तो स्टॉक कितने का बढ़ गया? 30,000 रुपये का। जब भी हम किसी से कुछ उधारी पर खरीदते हैं, ऑब्लिगेशन बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई, मतलब क्रेडिटर्स बढ़ गए। तो लाइबिलिटी में एक कॉलम खोल लीजिए क्रेडिटर्स के नाम से, 30,000 रुपये यहां आ जाएगा, है ना। न्यू इक्वेशन 85,000 प्लस 40,000 प्लस 0 प्लस 15,000 इक्वल टू 30,000 प्लस 1,10,000। लास्ट पॉइंट देखते हैं, 10th पॉइंट। पेड 10,000 रुपये टू वर्मा थ्रू चेक। चेक से पेमेंट करी 10,000 रुपये की वर्मा को, पेमेंट करी, पैसा गया, लेकिन चेक से गया। इस बार चेक से पेमेंट करी तो आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा 10,000 रुपये से। और वर्मा, वैसे तो वर्मा से हमने 30,000 का सामान खरीदा हुआ है, बट ठीक है, अभी जितने हाथ में थे 10,000 रुपये दे दिए हमने, वो तो बिजनेस से चलता रहता है ऐसे। तो 10,000 रुपये हमने उसको पेमेंट कर दी, तो हमारे क्रेडिटर 10,000 रुपये से कम हो जाएंगे, ठीक है। लाइबिलिटी कम हो गई ना 10,000 से, तो लाइबिलिटी 10,000 से कम और पैसा गया 10,000 से। न्यू इक्वेशन लिखिए, 85,000 प्लस 40,000 प्लस 0 प्लस 5,000 इक्वल टू 20,000 प्लस 1,10,000। अब ग्रैंड टोटल लिख लीजिए। असेट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 90 प्लस 40, ये हो गया 1,30,000 रुपये इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। 1,30 इक्वल टू 20 प्लस 1,10, ये मैच हो रहा है, और ये हर इक्वेशन में मैच होना चाहिए आपका। आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो ये ध्यान रखना कि मेरा इंपैक्ट इक्वल पड़ रहा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सी भी ले लो, 5th पॉइंट, मैंने 10,000 रुपये यहाँ ऐड करे, 10,000 रुपये यहाँ ऐड करे, दोनों तरफ करे ना, तो इंपैक्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें देखिए 6th पॉइंट में 10,000 माइनस किए, 10,000 प्लस किए, तो 0 इंपैक्ट पड़ा उस साइड पे भी। मतलब LHS और RHS दोनों पर इक्वल इंपैक्ट पड़ना चाहिए, तब वो कहलाएगा कि ठीक है। अदरवाइज इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक कर रखी है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आज हमने एक क्वेश्चन कर देख लिया।